हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा एआरडी डिस्क्रिप्टिव का 5th वीडियो होगा। ठीक है, हम लोगों ने नाबार्ड ग्रेड ए के डिस्क्रिप्टिव के लिए मेंस के लिए एक ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ईएसआई और एआरडी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने के लिए एक एल्गोरिदम बताऊं। देन उसके बाद टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको उनके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की सैम्पल पीडीएफ एक भेजूंगा, जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स इंप्रूव करेंगे। अब तक हमने पिछले 4 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग हर वीडियो में 4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्रॉपिंग सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात पर आ गए हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर आ गए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया एंड एनालाइज देयर कंट्रीब्यूशन टू रिसोर्स एफिशिएंसी एंड फार्म सस्टेनेबिलिटी। तो एक तो हमें क्रॉपिंग सिस्टम बताना है, उसके कितने टाइप्स हैं, देन उसकी एनालिसिस करनी है हमें दो चीज़ों को लेकर, एक रिसोर्स एफिशिएंसी को लेकर और एक फार्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने क्रॉपिंग सिस्टम इटसेल्फ क्रॉपिंग सिस्टम के लिए मैंने एमसीक्यूज का एक वीडियो डाल रखा है, जो मेरा पहला वीडियो है एमसीक्यूज का। उसमें आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, उनके बेनिफिट्स, उनके डिसएडवांटेजेस, वो सब आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मेंशन कर दूंगा, और टेलीग्राम हैंडल पे तो है मेरे पास प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाला हुआ है। एल्गोरिथम समझते हैं, एल्गोरिथम में क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंट्रो विद रेलेवेंस देना है। हम क्रॉपिंग सिस्टम को और प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी को दोनों को एक साथ बताएंगे, लिंक करके। हम ये बताएंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम से प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी कैसे लिंक है, ये हम अपने इंट्रो के रेलेवेंस में देख के फिर हम कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम डिफाइन करते हुए उसकी मेजर टाइप्स बताएंगे, और मेजर टाइप्स में हम लोग वन लाइन डेफिनेशन दे देंगे सबकी। देन एनालिसिस बोली है, तो हम एनालिटिकल डिस्कशन देंगे, बताएंगे कैसे इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताएंगे, क्रॉप रोटेशन के बारे में बताएंगे, कैसे इन दोनों से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। हमें एनालिटिकल डिस्कशन देना है ना, एनालिसिस करने के लिए बोला है। इंटरक्रॉपिंग से, क्रॉप रोटेशन से, क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी बतानी है। सस्टेनेबिलिटी बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि सॉइल इंप्रूव होएगी। इनकम तो फर्दर सेकेंडरी है ही है इसके अंदर, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ। फिर हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी का एंगल हमें डिस्कस करना है। जब हम सॉइल इंप्रूवमेंट के बारे में बताएंगे, देन हम वहां पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी बताएंगे, पेस्ट कंट्रोल भी बताएंगे, वाटर एफिशिएंसी भी बताएंगे सॉइल के लिए। तो हमारे पास एनालिटिकल डिस्कशन और सस्टेनेबिलिटी को बताने के लिए इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और भी एग्जांपल देंगे। प्राइमरी यहाँ पर ये दो मैंने मेंशन किए हैं। सॉइल कैसे इंप्रूव हो रही है, उससे इनकम कैसे बढ़ेगी। जब सॉइल इंप्रूव हो रही है तो हम उसके अंदर बताएंगे कि हमारा न्यूट्रिशन मैनेज हो रहा है सॉइल का, पेस्ट कंट्रोल हो रहा है सॉइल में, वाटर एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो रही है। देन हम लोग इसके वे फॉरवर्ड पर आएंगे। वे फॉरवर्ड में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन और लोकेशन स्पेसिफिक सिस्टम बताएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग क्या, यहाँ पे तो हमने इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन बता दिया ना, इसके अलावा जो भी हमारे टाइप्स बनते हैं, जो हमने यहाँ बता रखे हैं मेजर टाइप्स में, है ना, वो हम बताएंगे। तो वो हमने डिफाइन तो ऊपर कर ही दिया है। यहाँ से हम बताएंगे लोकेशन स्पेसिफिक करके। हम क्या बताएंगे कि कौन सा क्रॉपिंग है उसको हम कब और कहाँ यूज करते हैं, है ना, कि कौन से एरिया में, कौन सी सॉइल में, कौन सी स्टेट्स में इंडिया में वो सब यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में हम इसमें सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन अप्रोच बताते हुए अपने आंसर का कंक्लूजन दे देंगे। क्लियर है? मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ या टिपिकल होना चाहिए, ये सिंपल सा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बात कर रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। बोल रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज इमर्जिंग एज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच टू एनहेंस फार्म प्रोडक्टिविटी। Explain the concept of precision agriculture and critically examine its potential and limitations in the Indian agriculture context. तो अब आपको पूरा एक डिस्क्रिप्टिव जो मैंने पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने ये जो फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ है उसके अंदर है मेरे पास। तो जब आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, हमें एक तो उसका कॉन्सेप्ट बताना है ना, उसकी एडवांटेजेस बतानी है, उसकी डिसएडवांटेजेस बतानी है। और जब इंडियन एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है तो हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एज इन इंडियन स्टेट्स के बारे में डालेंगे वहां पे। इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम है अगर उसके अंदर, या कुछ ऐसा जैसे कोई पॉलिसी आई हो, या हमारे पास नाबार्ड की
रिपोर्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ मेंशन हो, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये पार्ट आ जाएगा हमारा करंट अफेयर्स का, जो करंट अफेयर्स या फिर डेटा स्पेसिफिक पार्ट आ जाएगा ये हमारा। यूजुअली इसका होगा नहीं, बट फिर भी एक बार हम अपने आंसर के थ्रू से क्रॉस चेक करेंगे। देखते हैं इसकी एल्गोरिदम किस तरह से बनी है। जब प्रिसीजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी लेड इंट्रोडक्शन होगा इसमें, है ना। हम बात करेंगे कि नीड फॉर एफिशिएंसी एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर। देन हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बताएंगे कि कैसे जीपीएस सेंसर्स और ड्रोन्स की हेल्प से हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देन इसके बेनिफिट्स क्योंकि हमें बताने हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बतानी है ना, तो बेनिफिट एनालिसिस 3 पर आएगा, लिमिटेशन 4 पर आएगा। पहले बेनिफिट्स बताएंगे कि कैसे इनपुट एफिशिएंसी अच्छी हुई है, बड़ी है, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा है, और हमारे फार्मिंग की कॉस्ट रिडक्शन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट बढ़ गया है। आउटपुट बढ़ेगा ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में, तो हमारी कॉस्ट उसे रिड्यूस मानेंगे हम लोग। फिर लिमिटेशन पर चलेंगे कि क्योंकि ये कॉस्ट तो हमारी बाद में रिड्यूस होगी ना ओवरऑल उसमें, बट शुरू में स्टार्ट करने के लिए जब इनिशियल कॉस्ट है वो कॉस्टिंग हमारी हाई है, तो इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाएगी, होल्डिंग्स बहुत कम हो जाएंगी। और उस सब के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी के इश्यूज हैं। जहां भी हमारे पास एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट में हम लोग डिजिटल किसी भी फॉर्म को लेकर आएंगे, चाहे पेमेंट हो चाहे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो, जब भी डिजिटल चीजें हो जाएंगी तो वहां पे दिक्कतें होने लगती हैं। गांव में हमारे चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, आप उन्हें जाकर बोलेंगे कि ताऊ ट्रैक्टर चलाना है, मिट्टी कैसे डालनी है, पानी कैसे डालना है, बहुत बढ़िया से बताएंगे। बहुत वास्ट नॉलेज है उन लोगों की, बुकिश नॉलेज से बहुत ज्यादा उन लोगों को पता है। हर फसल के लिए, हर मौसम के लिए आसमान को देखकर बता देंगे कि 4 दिन बाद बारिश होगी नहीं होगी। बट जब उनसे बात करी जाएगी कि चाचा ड्रोन चला के हमें इसमें केमिकल छिड़काव करना है, ये करना है, तो वहां उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि वो उनका फॉल्ट ही नहीं है, वो हम लोगों का फॉल्ट है, हमारी जनरेशन का। तो रूरल और उसके लिए हम लोग जब भी बात करेंगे, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में डिजिटल लिटरेसी के इश्यूज हमेशा आते हैं। फिर हम लोग इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे कि जैसे हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, एफपीओज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी कराएंगी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग किसके थ्रू होगी? नाबार्ड के थ्रू होगी प्राइमरी। तो इसके अलावा आईसीएआर भी थोड़ा बहुत इसमें करा सकता है अगर चाहे तो। वो तो अगर पॉलिसी मैटर हो गया ना कि कौन कराएगा, बट हम इस तरह की चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आंसर में। एंड देन हम इसे कंक्लूड कर देंगे 6th पैरा में। कंक्लूड के अंदर हम लोग इंक्लूसिव और स्केलेबल अडॉप्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर इंक्लूसिव एज इन कि सारी ही जो भी हमारे रूरल सेक्टर्स हैं, रूरल पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, सबके लिए हो, और इसका अडॉप्शन स्केलेबल हो। स्केलेबल एज इन कि ये लोगों के लिए फिजिबल हो अडॉप्ट करना है। ऐसा ना हो कि गांव का जो बहुत बड़ा एक चौधरी बना हुआ है या चौधरी बना बैठा है वही इसको स्केल करे या वही इसका यूटिलाइजेशन करे। अडॉप्शन इसका इस तरह से होना चाहिए कि इजी हो सबके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19 बात करता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सपोर्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन फार्मर्स बट फेसेस मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर इंप्रूविंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो एक तो हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बताना है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम्स बताना है, एंड देन वे आउट। तो वे फॉरवर्ड ही काइंड ऑफ वे आउट है यहाँ पे, है ना। हमें मेजर्स बताने हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। कहाँ के लिए? अब ये सारी बात हो रही है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में। अगले सवाल, सॉरी, इसके डिस्क्रिप्टिव की एल्गोरिथम पर चलते हैं। आंसर एल्गोरिथम क्या बोलती है कि सबसे पहले हमें कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन इसका देना चाहिए, जिसमें हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे और इंडिया के लिए उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे। फिर इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो इशू है वो होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, हमारे पास पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, सॉइल हमारी गलत है, सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में तो सॉइल की क्वालिटी काफ़ी सारी जगह डिग्रेड हुई है, एंड लो इनपुट्स हैं। ये हमारे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गए, हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसके लिए टेक्निकल मेजर्स हमने क्या लिया है, जैसे हमने मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करी है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की हम लोगों ने बात करी है। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स जो हमारे ये आईसीआर के थ्रू डेवलप होते हैं, बाकी और भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने आई बिलीव कि अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के टाइम पे पढ़ा होगा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करती हैं। तो टेक्निकल मेजर्स में हम लोगों ने मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में बता दिया और ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स के बारे में बता दिया। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आ गए। जब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की हम लोग बात करेंगे,
इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हमारा प्राइमरी तो वाटरशेड डेवलपमेंट आ गया, क्योंकि जब ड्राईलैंड की बात हो रही है तो हमें पानी तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए ना। पानी कहाँ से आएगा वहाँ पे पानी आएगा वाटरशेड से। वाटरशेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वहाँ के किसान भाई हैं उनके पास भी पैसा जाना चाहिए। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन देगा? यहाँ पे नाबार्ड देगा, प्राइमरी नाबार्ड है। इसके अलावा आरआरबीज हैं, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का काम है, वो यहाँ पे यूज होगा ना। देन इन लोगों का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ पे लोगों को ना होके, इंश्योरेंस से मतलब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में। जो इंश्योरेंस हो रहा है उनका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो यहाँ पर आएगी। देन वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटेड एंड क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोचेस के बारे में बताएंगे। We'll talk about integrated and climate smart approaches, and after that we will conclude our answer with the livelihood security focus। क्योंकि at the end हम लोग जब किसी particular type of agriculture की problems बता रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें, अगर agriculture की problem है तो वो directly हमारे rural भाई बहनों की livelihood की बात करता है। अगर उनके livelihood पे problem आ रही है तो उसकी security हम अपने आंसर के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उनका livelihood हमें कैसे सिक्योर करना है। और वो कैसे कर रहा है? जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व कर दिया तो लाइवलीहुड उनका सिक्योर हो जाएगा। जब तक वो चीज प्रॉब्लम में है, फसल बो दी, आपने बैंक से लोन लिया, केसीसी पे लोन लिया, आप बीज लिया है, आपने फर्टिलाइजर्स खरीद लिया, आपने पैसा लगा दिया और आपने फसल बो दी। अब फसल बोने के बाद आपकी फसल सूखे से खराब हो गई। अब वो हमारे किसान भाई बहन क्या करेंगे जो हमारे देश के लिए अनाज उगा रहे हैं? तो इसलिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, लाइवलीहुड सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना है। अगले आंसर की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। इट इज प्रमोटेड एज एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इवेल्युएट इट्स स्कोप एंड चैलेंजेस इन इंडिया। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बताते हुए, उसका इंट्रोडक्शन करते हुए उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे क्या क्या है, इंडिया में उसका क्या स्कोप है और उसके चैलेंजेस क्या हैं। जब भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट का इंडियन स्कोप देखते हैं, हम नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे। एनुअल रिपोर्ट इसमें आएगी ही आएगी, क्योंकि डेटा हमें वहीं से आएगा। एल्गोरिथम समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम हमें क्या बोल रही है? इसकी अगर एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हमें अपना कॉन्टेक्चुअल और सस्टेनेबिलिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन लेकर आना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिड्यूस करेंगे एज अ रेस्पॉन्स टू प्रॉब्लम ऑफ केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हो रहे थे, हेल्थ कंसर्न हो रहे थे इन केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से। उसके रेस्पॉन्स में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर आए। फिर मीनिंग और कोर प्रिंसिपल्स बताएंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रीफली डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उसके की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर। ये हमारे इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्राइमरी कोर प्रिंसिपल्स हैं। फिर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, एनवायरमेंटल और एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है ये, और क्लाइमेट रेजिलियंस भी होता है। देन हम इसका स्कोप इंडिया के लिए बताएंगे। तो इसका स्कोप हमने दो पार्ट में बताया, पहले हमने एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में बताया, फिर इंडिया के लिए इसका इकोनॉमिक और सोशल स्कोप। यहाँ पे हम इसका इवेल्युएट करेंगे इंडिया का स्कोप, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, प्रीमियम मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल होल्डर सूटेबिलिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ये सब कुछ हम यहाँ बताएंगे। तो यहाँ तक हम जब तक बात करेंगे, हमारे पास इसके दोनों तरह के बेनिफिट्स हो गए, जिसमें हम एनवायरमेंटल एग्रोनॉमिक की बात कर रहे हैं, और इंडिया में जब इकोनॉमिक और सोशल स्कोप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग खास चीज़ जो हमारे पास है इंडिया का ऑर्गेनिक मार्केट में, वो है पोटेंशियल के साथ साथ प्रीमियम मार्केट। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं हमारे, ऑर्गेनिक दाल चावल, ये जो भी कुछ होता है, अगर आप नॉर्मली किसी मार्ट में मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे, आप देखेंगे इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। कॉस्टिंग ज़्यादा होती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन के काम करने लगती है। देन हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या अब हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं। ये रहा इसके चैलेंजेस और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। वी डिस्कस यील्ड गैप्स, सर्टिफिकेशन कॉस्ट, ट्रांजिशन पीरियड, मार्केट एक्सेस, प्राइस अनसर्टेनिटी और लिमिटेड अवेयरनेस। इन सब के बारे में हम एक एक लाइन में या आधे आधी लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सारे क्या क्या चैलेंजेस कॉन्स्टेंट्स हैं।
देन हम लोग पॉलिसी सपोर्ट, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन इसका एक साथ देंगे, जिसके अंदर हम लोग ये सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, मार्केट लिंकेजेस की बात करेंगे और बैलेंस अडॉप्शन के साथ में हम लोग इसे कंक्लूड कर देंगे। ये हमारा काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा आंसर बन सकता है। कितना बड़ा बनाना है वो हम लोग अपने मार्किंग के हिसाब से देखेंगे। 10 नंबर में भी इसे बना सकते हैं थोड़ा छोटा करके, 15 नंबर में, 40 नंबर के लिए। 40 नंबर में खैर हमें उतना ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बनाना होता जब इंग्लिश की बात करते हैं, बट हाँ, ARD का 15 मार्क का क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे से बन सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। ये वाली सीरीज को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो से अब हम इंग्लिश को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के लिए सीरीज करने की कोशिश की थी। आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। मैं इनके डिटेल आंसर्स की PDF आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों के साथ आपके और फ्रेंड्स भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल का हैंडल है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटर से बेटर कंटेंट हर वीडियो में प्रोवाइड करा पाऊँ। वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई फीडबैक है, कंटेंट से रिलेटेड कोई फीडबैक है, आप लोग मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करके बोल सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम में चैनल में आप चैट करके बोल सकते हैं। जो भी आप लोगों का फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।